हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति तथा उसके अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को भी हमने पढ़ लिया था और पूरा क्वेश्चन आंसर भी बना लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा 6वां चैप्टर त्रिभुज। यह त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है? तो ज्यामिति के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के ज्यामिति चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और थोड़ा सा लंबा भी चलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो में। क्या सबसे पहले ये 6वां चैप्टर क्या त्रिभुज, तो सबसे पहले ये क्या है त्रिभुज, किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो ज्यामिति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं? तो ज्यामिति के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात अगर आए कि ज्यामिति क्या है, सबसे पहली बात है कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा, कोण, समतल, वक्र इत्यादि के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, वक्रों तथा समतलों का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामिति। और ज्यामिति के पिता कौन है? तो यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है? ज्यामिति के पिता, ज्यामिति के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम लोग इस क्लास में 10th क्लास में ज्यामिति में सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो सबसे पहली बात आई कि त्रिभुज क्या है। तो क्या है त्रिभुज? तो 3 असंरेख बिंदुओं से 3 असंरेख, असंरेख कहने का मतलब कि जो क्या हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होनी चाहिए। संरेख कहने का मतलब कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु हो। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होना चाहिए। तो 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली बंद आकृति को, 3 असंरेख बिंदुओं से को मिलाने वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? हम क्या बोले कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। या 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। त्रिभुज का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला कोण के विचार से, पहला कोण के विचार से और दूसरा भुजा के विचार से। दूसरा क्या है? भुजा के विचार से। पहला क्या है? तो कोण के विचार से और दूसरा क्या है? तो भुजा के विचार से। तो कोण के विचार से कितने त्रिभुज होते हैं? तो 3 प्रकार के। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। और भुजा के विचार से भी त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बात किया जाए त्रिभुज की, तो त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 गो। कोण 3 गो। ये कोना कितने होते हैं? 3 गो। क्लियर है? अब कोण, एंगल कितने होते हैं? तो 3 गो। भुजाएं कितनी होती हैं? तो 3 गो। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। कितने कोण? 3। कितने शीर्ष? तो 3। अब मध्यिका, एक बात आती है किसकी? मध्यिका की। तो मध्यिका क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। क्या? कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से ठीक सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज में मध्यिका भी कितने होते हैं? 3 होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। ये तो समझ में आई बातें। अब त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज को कितने हिसाब से बांटा गया है? 2 हिसाब से। पहला एक कोण के विचार से और दूसरा भुजा के विचार से। कोण के विचार से कितने त्रिभुज? 3 प्रकार के। और भुजा के विचार से भी कितने त्रिभुज? 3 प्रकार के। क्लियर है? तो चलिए आगे इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, हम जो चीज बताएं उसी को हमने लिख दिया। क्या? कि ज्यामिति। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों
वक्रों तथा समतलों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिंदुओं, रेखाओं, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूक्लिड को। अब इसमें ज्यामिति में हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में। जनरली 6वां चैप्टर में तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या त्रिभुज के ही बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या है कि 3 असंरेख बिंदुओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। असंरेख बिंदु कहने का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं होना चाहिए, तीनों बिंदु अलग अलग कहीं पे होना चाहिए। अब तीनों को मिला देने से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। या उसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 भुजाओं से, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। देखिए त्रि मतलब 3, भुज मतलब क्या है, भुजा। ठीक है, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहने का मतलब कि भुजाओं के कटान बिंदु को, भुजाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं हम कि भुजाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। भुजाओं के कटान बिंदु को, भुजाओं के कटान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे, देखिए 3 गो भुजा है तो तीनों भुजा एक दूसरे को कितना बार काटेगा, 3 बार काटेगा। तो तीनों भुजाओं के कटान बिंदु को ये क्या कहेंगे, हम शीर्ष कहेंगे। तो कितने शीर्ष हुए, 3 गो। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष होंगे। कोण कितने होंगे, तो कोण क्या होता है कि 2 रेखाओं का झुकाव, 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 3 रेखा है, तो तीनों रेखा एक दूसरे के साथ 3 बार झुकेगा। तीनों रेखा एक दूसरे के साथ कितना बार कोण बनाएगा, 3 बार। तो वो क्या होता है, त्रिभुज में कितने कोण हो जाएंगे, 3 कोण हो जाएंगे। त्रिभुज की तो ऑलरेडी 3 भुजाएं होती हैं, ये तो जानते हैं आप लोग। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। मध्यिका की बात आती है, किसकी बात आती है, मध्यिका की। तो मध्यिका देखिए क्या होता है कि त्रिभुज में, मध्यिका क्या होता है कि त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से ठीक उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यिका। तो देखिए इस ए शीर्ष से मिलाया बीसी को, तो यहाँ पे एक मध्यिका हुआ एडी। बी से मिलाएंगे किसको, एसी को, तो ये भी क्या होगा, एक मध्यिका होगा। ई नामकरण कर देते हैं। और सी शीर्ष से सामने वाली भुजा ए बी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सॉरी ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी मध्यिका हो जाएगी। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। इसका नामकरण अगर एफ कर लेते हैं तो ए डी बी ई तथा सी एफ ये त्रिभुज के क्या है, मध्यिका है तीनों। तो 3 शीर्ष है तो 3 ही मध्यिका होगी। ठीक है, क्योंकि शीर्ष से तो क्या है कि 3 शीर्ष है और 3 भुजा है। तो तीनों शीर्ष से तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो 3 ना मध्यिका होगा। इसलिए त्रिभुज की कितनी मध्यिका हो गई, 3 मध्यिका हो गई। चलिए यहाँ पर मध्यिका की परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पे मध्यिका की कि किसी, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से ठीक उसके सामने वाली, ठीक उसके सामने वाली भुजा के, ठीक उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड लिख लीजिए, रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से ठीक उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। इसलिए त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं, 3 मध्यिकाएं। क्लियर है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है। कितने आधार पर किया जा सकता है, 2 आधार पर किया जा सकता है। पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। पहला क्या, कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। तब कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज
तीन प्रकार के, पहला न्यून कोण त्रिभुज, पहला क्या, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या, अधिक कोण त्रिभुज, क्या, अधिक कोण त्रिभुज। आगे चलते हैं भुजा के विचार से। तब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, तो पहला समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज। और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या, विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा क्या, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब तीनों का मतलब समझते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज, पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया, तो वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तीनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में। न्यून कोण कहने का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण कहने का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ऐसे हो, न्यून कोण हो, कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है। आगे आता है दूसरा क्या, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या आता है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे त्रिभुज बनाइए। तो वह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो, और बाकी दोनों क्या कोण क्या हो, न्यून कोण हो। बाकी दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण, और बाकी दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। आगे आता है अधिक कोण त्रिभुज। आगे क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ध्यान से समझिएगा कि अधिक कोण त्रिभुज जो होता है, क्या, अधिक कोण जो त्रिभुज होता है, इसमें एक कोण, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तब इसको क्या परिभाषित करेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, उसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, उसे क्या कहते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अर्थात इसमें एक कोण क्या होगा, अधिक कोण, अब बाकी दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। बाकी दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए अधिक कोण त्रिभुज से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है, वो त्रिभुज से कहां डाला जाता है, बाहर डाला जाता है। अधिक कोण त्रिभुज की जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है, त्रिभुज से बाहर होता है। ये चीज आएगा आगे जब थेल्स पर में हम लोग प्रूफ करेंगे, तो वहां पे ये चीज आएगा कि अधिक कोण त्रिभुज की जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, जो लंब होता है, इसमें लंब डालते हैं तो इसका लंब क्या होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। क्लियर है। अब बाकी न्यून कोण का लंब कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर ही होता है, और समकोण का तो खुद लंब है ये है। क्लियर है। तो ये तीनों प्रकार आया होगा समझ में। न्यून कोण, तीनों कोण न्यून कोण। समकोण त्रिभुज, एगो कोण समकोण, बाकी दोनों न्यून कोण। अधिक कोण त्रिभुज, तो एगो अधिक कोण, बाकी दोनों न्यून कोण। क्लियर है। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। अब क्या आते हैं, भुजा के विचार से। तब भुजा के विचार से तीन प्रकार, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो वह त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और समबाहु त्रिभुज में एक खासियत और होता है कि क्या होते हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों का मान कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता होगा, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे चलिए हम नोट पॉइंट में लिख देते हैं, नोट पॉइंट में, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री
होता है। क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 60 60 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, तो यह वैसा त्रिभुज है जिसमें क्या होगा? दो भुजा बराबर होगा, जिसमें क्या होगा? दो भुजा। देखिए इसके नाम में भी है, नाम में ही इसका अर्थ है सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, और द्वि माने दुगो, और बाहु माने भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होगी और तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अच्छा, जब चूंकि दोस्तों की इसमें दो गो भुजा बराबर होगा तो इसके सामने वाली दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ चुके होंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको हमने फिर से बता दिया कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके ठीक सामने वाला कोण भी ये क्या होगा? बराबर होगा। कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? अब आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब कि समबाहु मतलब बराबर नहीं, मतलब कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। इसमें क्या होगी? कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। कैसनो कैसनो त्रिभुज हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि दूगो, सम मतलब बराबर, द्वि माने दूगो, बाहु माने भुजा। तो जिसकी दो भुजा बराबर उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? समबाहु में तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों का मान कितना होता है? 60 60 डिग्री होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, वो भी कौन कौन सा? तो बराबर भुजा के सामने वाले कोण ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब एक और होता है त्रिभुज का प्रकार, एक और होता है त्रिभुज का प्रकार जो कि क्या होता है? समकोण समद्विबाहु। जो कि क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समकोण समद्विबाहु में क्या होता है? देखिए इसके नाम में ही अर्थ है, क्या? पहले तो समकोण होगा, पहले तो क्या होगा? समकोण होगा। द्विबाहु, समद्विबाहु मतलब कि दूगो भुजा क्या होगा? इसका बराबर भी होगा, इसका दूगो भुजा क्या होगा? बराबर। तो क्या कहेंगे कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसकी दोनों भुजा क्या होती है? दो भुजा बराबर होती है। तो और ये कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात कि ये 90 डिग्री है। क्लियर है? तो बाकी ये दोनों कोण भी क्या होगा? दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। आज चूंकि हम अभी बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ देखिए बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण भी क्या होगा? यहाँ पर बराबर। तो अब बताइए, दो चीज बराबर है और दोनों का योगफल कितना है? 90 डिग्री है, माने कि 45 45 होगा कि नहीं होगा? ये 45 45 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो क्या होगा? समकोण समद्विबाहु में देखने योग्य बात यह है कि एक कोण समकोण तथा बाकी दोनों कोण क्या होते हैं? 45 45 होते हैं और दो भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग जानेंगे इसमें कि ज्यामितीय आकृति जो होती हैं उनके गुण धर्म, उनके गुण कौन कौन से होते हैं। तब मेनली ज्यामितीय आकृतियों के दो गुण होते हैं। मेनली देखा जाए साधारणतः तो ज्यामितीय आकृतियों के कितने गुण होते हैं? दो गुण धर्म होते हैं। पहला होता है सर्वांग समता। पहला क्या होता है? सर्वांग समता। सर्वांग समता पहला क्या होता है? सर्वांग समता। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? समरूपता। क्या होता है? समरूपता। दूसरा क्या होता है? समरूपता। तो सर्वांग समता के बारे में आप लोग खूब अच्छे से 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए हम बता देते हैं कि सर्वांग समता क्या है। सर्वांग सम कहने का मतलब कि एकदम हूबहू, एकदम सेम टू सेम, जिसका आकार भी बराबर हो और आकृति भी बराबर हो। कहने का मतलब कि साइज भी एकदम एक्चुअल हो, जितना पहले आकृति का साइज है उतना ही दूसरे आकृति का भी साइज होना चाहिए और एकदम हूबहू दिखना भी चाहिए। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? तब उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम आकृति
कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांग आकृति कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने एक वर्ग बनाया यहाँ पे, एक वर्ग बनाया यहाँ पे, और एक वर्ग हमने यहाँ पर बनाया, और इसकी भुजा हमने लिया 2 सेंटीमीटर और इसकी भुजा लिया 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हूबहू तो दिख रहे हैं, हूबहू तो दिख रहे हैं, लेकिन इसकी आकृति क्या है, आकार जो है इसका क्या है, बड़ा है, और इसका आकार क्या है, छोटा है। तो जब तक आकार बराबर नहीं होगा तब तक ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसम कहने का मतलब कि आकृति और आकार दोनों बराबर हो, और समरूप कहने का मतलब कि बस क्या हो, आकृति बराबर हो। क्या हो, आकृति एकदम एक जैसा हो, उसको हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म। ज्यामितीय आकृति के 2 मुख्य गुणधर्म होते हैं, जो कि एक हम 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, और दूसरा क्या है, समरूपता, अभी 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो समझिए, पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से कि सर्वांगसमता और समरूपता क्या होता है। सर्वांगसमता क्या होता है कि इसमें दो ज्यामितीय आकृतियों के आकृति तथा आकार दोनों क्या होगा, समान होगा। सर्वांगसमता को देखिए अगर ध्यान से, तो क्या है, सर्वांग समता। तो सर्व मतलब सभी, सर्वांग अंग, देखिए ध्यान से समझिए, सर्वांग अंग मतलब उसके पार्ट, ठीक है, आकृति का पार्ट, आकृति का भाग या अंग जो भी कह सकते हैं, ठीक है। सम मतलब बराबर। तो क्या होगा, सर्वांगसमता कहने का मतलब कि अगर किसी 2 आकृति के सभी अंग क्या हो, बराबर हो, अगर किसी 2 ज्यामितीय आकृति के सभी अंग क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसमता। देखिए सर्व अंग समता कहने का मतलब कि सभी अंग क्या हो, समान हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसमता कहेंगे। और लेकिन समरूपता कहने का मतलब कि इसमें सम अरूपता, ठीक है। तो इसमें अगर किसी 2 ज्यामितीय आकृति के खाली स्वरूप समान हो, क्या हो, स्वरूप मतलब एक जैसा दोनों क्या हो, दिखता हो, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। देखिए 2 या 3 उदाहरण लेकर के चलते हैं, हम आराम से समझ जाइएगा आप लोग, कि जो कि क्या होते हैं, परमानेंटली समरूप होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, दूसरा मान लीजिए वर्ग, तीसरा मान लीजिए क्या, वृत्त, ठीक है। ये परमानेंटली समरूप होता है। परमानेंटली कहने का मतलब कि हमेशा के लिए समरूप होता है। दू को समबाहु त्रिभुज कैसनो बना दीजिए, वो क्या होगा, हमेशा एक ही जैसा दिखेगा और समरूप ही होगा, ठीक है। लेकिन अब कहने का मतलब कि इसमें सर्वांगसमता की अगर बात आए, तो दोनों समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए, तब ना जाके सर्वांगसम होगा। क्लियर है? लेकिन 2 को कैसा हूं, कतनो भुजा वाला, मान लीजिए एगो हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाला बना दिया, एगो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज बना दिया। एक क्या बना दिया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बना दिया, और एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो दोनों क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका दोनों की भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वर्ग में भी है। अगर हम 2 वर्ग बना दिए, क्या बना दिए, 2 वर्ग, कितना भी आकृति का दोनों बना दिए अलग अलग, लेकिन दोनों तो दिखेगा एक जैसा ही, दोनों एक स्वरूप होगा। तो जब दोनों एक स्वरूप होगा तो उसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर जब ये दोनों की आकृति क्या हो जाएगी, बराबर, जब दोनों का आकार भी जब दोनों का आकार मतलब भुजा की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब इसके बाद क्या है, वृत्त। क्या है, वृत्त। तब वृत्त में 2 गो वृत्त कहीं पर भी बना दीजिए, 2 गो वृत्त कहीं पर भी जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। लेकिन वहीं अगर बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्त पार देते हैं, क्या करते हैं कि बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बना देते हैं, तो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है? तो सर्वांगसमता होने के लिए उसमें क्या हो चाहिए, उसका माप भी बराबर होना चाहिए, आकार भी क्या होना चाहिए, बराबर। आकृति तो बराबर होनी ही चाहिए, आकृति तो समान होनी चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब उसका आकार भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूपता में हम क्या देखेंगे, खाली समान रूप देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, एकदम एक जैसा दिखनी चाहिए। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो चलिए, ये सर्वांगसमता समरूपता आया होगा समझ में।
और ये क्या है, वृत्त वाला आया होगा समझ में कि वृत्त का क्या है, अगर त्रिज्या बराबर है तो सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा, अगर त्रिज्या बराबर नहीं है तो खाली क्या होगा, समरूप होगा। उसी तरह वर्ग में अगर भुजा बराबर है तो क्या होगा, सर्वांगसम भी होगा समरूप भी होगा, लेकिन भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा, समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में भी क्या है, अगर दो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, बराबर है तो समरूप भी होगा, सर्वांगसम भी होगा, अगर भुजा बराबर नहीं है तो खाली समरूप होगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। इसी प्रकार से आता है बहुभुज की सर्वांग समता, क्या होता है, बहुभुजों की समरूपता, क्या आती है, बहुभुजों की समरूपता। हम यह इस चैप्टर में सर्वांग समता पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, समरूपता पर, क्योंकि यह चैप्टर जो है समरूपता पढ़ने पर ही है, समरूपता पर ही आधारित है। ठीक है, इस चैप्टर को में हम लोग खाली समरूपता के बारे में समझेंगे। तब बहुभुजों की समरूपता, तब बहुभुज, दूगो बहुभुज समरूप कब होंगे, दूगो बहुभुज समरूप कब होंगे, तो जब उनका अंतः जो कोण है, जब अंतः कोण जो है वो क्या हो, समान हो तथा भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तथा भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तब इस दोनों बहुभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्लियर है। तब बहुभुजों की समरूपता में क्या है, 2 पॉइंट याद रखना है। बहुभुजों की समरूपता में, बहुभुजों की समरूपता में 2 पॉइंट याद रखना है। क्या, कि यदि दो बहुभुज की, यदि किसी दो बहुभुज की अंतःकोण, यदि किसी दो बहुभुज के अंतःकोण क्या हो, समान हो तथा उनकी भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। कहने का मतलब जैसे देख लीजिए कि ये क्या है, षष्ठभुज है, क्या है, षष्ठभुज है। क्लियर, ये क्या है, षष्ठभुज है, और षष्ठभुज में 6 कोण क्या है, इसका 6 कोण इसके 6 कोण से बराबर है, तथा इसकी भुजा अगर मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर है, क्या है, 2-2 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा क्या है, 4-4 सेंटीमीटर, क्या है, 4-4 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं क्या है, अनुपातिक हैं। देखिए संगत भुजाएं लेंगे अगर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, संगत कहने का मतलब कि इसका अगर इस साइड वाला लेंगे तो उसका भी इसी साइड वाला लेंगे, उसी को हम संगत कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए। तो अगर ये अंतःकोण तो क्या हो गए, बराबर हो गए, और क्या, संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो। कहने का मतलब देखिए 2/4 ये भी होगा, 2/4 ये भी होगा, 2/4 ये भी होगा, 2/4 ये भी, 2/4 ये भी, और 2/4 ये भी, तो सब क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, सबका अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तब इस बहुभुज को हम क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तब बहुभुजों की समरूपता आया समझ में। क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बहुभुजों की समरूपता क्या है, कि यदि किसी दो बहुभुज में, यदि किसी दो बहुभुज में क्या हो, कि कोण, दोनों बहुभुज के अंतःकोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है, चलिए इसको आगे हम लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 6.1 का एक्सरसाइज। क्लियर है, चलिए देखिए क्या है, कि कुछ समरूप आकृति के उदाहरण, जैसे कि हम पीछे तुरंत बता चुके हैं, वही चीज को हमने क्या कर दिया, लिख लिया, कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये सर्वांगसम कब हो जाएंगे, जब इनकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वर्गों को देखिएगा तो हमेशा एक जैसा दिखेगा। ठीक है, आया बात समझ में। ये सर्वांगसम कब होगा, जब भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये भी सर्वांगसम हो जाएगा। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो वृत्त हमेशा समरूप होता है। दो वृत्त हमेशा एक जैसा दिखता है कि नहीं, दो वृत्त के हमेशा एक ही जैसा आकार दिखता है, तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं क्या, बहुभुजों की समरूपता। तो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उनके भुजाओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। पहली बात तो दोनों बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और दूसरा उनके संगत कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कि इसके इस साइड वाला कोण इसके इस साइड वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे दो गो यहाँ पे मान लीजिए हम बहुभुज बना देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम पेंटागन ही बना देते हैं, मतलब पंचभुज ही बना देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कि इसकी ये कोण इसके ये कोण से बराबर होना चाहिए, इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर होना चाहिए, इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर होना चाहिए, और इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर, और इसका ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब संगत कोण बराबर, तथा उनके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक। मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आया बात समझ में, अर्थात एक ही अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी भुजाओं की संख्या बराबर। देखिए
देखिए भुजाओं की संख्या बराबर है, उनके संगत कोणों का मान क्या हो, बराबर, तथा उनके संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो, तब बहुभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को आज सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं 6.1 एक्सरसाइज। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसान है, एकदम आप लोग भी कर सकते थे। चलिए इसको हम करवा देते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है, इसमें से चूज करके, ठीक है, इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है और इसमें भर देना है। क्लियर है। तो पहला क्या है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त बताइए सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप। सर्वांगसम कब हो गए, जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे त्रिज्या तो बराबर कह नहीं रहा है, तो हम क्या मारेंगे, समरूप मारेंगे, क्योंकि सभी त्रिभुज अरे सभी वृत्त ऐसे क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। दूसरा क्या है, सभी वर्ग, सभी वर्ग समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो बताइए सभी वर्ग सर्वांगसम कब होंगे, कब होंगे, जब उनकी भुजा की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब उनकी भुजा की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो भुजा की लंबाई तो कुछ कह नहीं रहा है, तो सभी वर्ग ऐसे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सभी डॉट डॉट खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। बताना है कि इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, समबाहु। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा क्या होती है, 3 गो होती है, और तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में तो मान लीजिए 2 गो भुजा, कब पता चला कि ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये वाला दोनों, और कभी पता चला कि ये वाला दोनों भुजा बराबर हो गया, तो अलग अलग हो गया कि नहीं। तो ये समरूप है, एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। ये कौन सा समरूप होगा, तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा समरूप होगा, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर है। अब कहता है कि भुजाओं की संख्या समान वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या हो, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, तथा भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होती हैं, समानुपाती, तब ना समरूप होता है बहुभुज। बहुभुज अभी हम बताए हैं कि 2 बहुभुज समरूप कब होगा, जब उसकी भुजाओं की संख्या समान है। तो भुजाओं की संख्या समान तो कहिए दिया। अब कहता है क्या, संगत कोण, तो हम लिखवाए थे क्या, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, तथा भुजाएं क्या होनी चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए या समानुपातिक होना चाहिए। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में, ये हो गया। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या करना है, ये 2 दिया है, इन दोनों का क्या करना है, दोनों का अलग अलग उदाहरण देना है। जैसे पहला क्या है, समरूप आकृतियां। क्या है, समरूप आकृतियां। तब बताइए समरूप आकृतियां, अभी ऊपर में ही एग्जाम्पल है, क्या ऊपर में ही एग्जाम्पल है, वृत्त। तो 2 वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 2 वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो लिख दीजिए, पहला क्या है, वृत्त, दूसरा वर्ग लिख दीजिए, तीसरा आप क्या, समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। तो आप क्या 3-3 को भी लिख सकते हैं उदाहरण। कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐसी आकृतियां जो कि समरूप नहीं होती हैं, ऐसी आकृतियां जो कि समरूप नहीं होती है। क्लियर है। तो अब जैसे मान के चलिए कि समरूप नहीं होती है, तो समरूप नहीं होने में क्या हम ले सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, समलंब चतुर्भुज भी ले सकते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। तो जैसे पहला क्या ले लेंगे, मान लीजिए हम ले लिया समलंब चतुर्भुज। हमने क्या ले लिया, समलंब चतुर्भुज। हमने क्या ले लिया, समलंब चतुर्भुज। 2 समलंब चतुर्भुज हमेशा समरूप नहीं होते। वो समरूप कब होंगे, जब उनकी भुजाओं की लंबाइयां क्या हो जाएं, अनुपातिक हो जाएं, तथा कोण सब क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तब वो समरूप होंगे। क्लियर है, ऐसे समरूप नहीं होते हैं। और दूसरा आयत ही ले सकते हैं हम लोग, आयत ही समरूप नहीं होता है। क्यों, क्या होता है कि कभी क्या कि ये आयत है, मान के चलिए कि इसकी लंबाई कभी बड़ा और चौड़ाई छोटा ऐसे बन जाएगा, और कभी कोई आयत क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो दोनों आयत ही है, लेकिन समरूप है, दिख रहा है एक जैसा, तो नहीं है। तो ये भी उदाहरण हो सकता है। क्लियर है। या हम विषमबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को।
चलिए देखिए, कहता है तीसरा प्रश्न कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। सबसे पहले आप इसको देखते ही कह दीजिएगा कि समरूप नहीं है। समरूप मतलब समान आकृति, समरूप कहने का मतलब समान आकृति, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये देखिए टेढ़ टाढ़ दिख रहा है, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, समरूप है नहीं है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। समरूप होने के लिए चतुर्भुज भी क्या है, एक प्रकार का बहुभुज ही है। तो समरूप होने के लिए क्या शर्त है कि भुजाएं अनुपातिक तथा संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो पहले देखते हैं भुजाएं अनुपातिक है कि नहीं। तो देखिए ये 1.5 है, ये 3, 1.5 बटा में 3, ये 1.5 ये 3, 1.5 बटा में 3, ये भी 1.5 ये 3, 1.5 बटा में 3, ये भी 1.5 है या 3, 1.5 बटा में 3। मतलब कि 1.5 दूना के 3, इसका क्या है 2 गुना लंबाई क्या है, सब अनुपात तो इसका क्या है बराबर। लेकिन कोण देखिए ये 90 डिग्री नहीं ना है, आई सब क्या है, सब क्या है 90 डिग्री है। तो कोण तो यहाँ पे बराबर है नहीं, तो इस समरूप होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। लिखना भी होगा तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे, चूंकि PQ बटे AB बराबर निकालेंगे हम 1.5 बटा में कितना होगा 3, फिर क्या होगा QR बटा में BC, ये भी हो जाएगा 1.5 बटा में 3। इसके बाद RS बटा में CD, RS बटा में CD, ये भी हो जाएगा 1.5 बटा में 3। इसके बाद क्या हो जाएगा SP बटा में DA बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 1.5 बटा में 3। तो सब क्या है, भुजाएं तो अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर, यहां पे कोण लिखेंगे कि भुजाएं अनुपातिक हैं, भुजाएं अनुपातिक हैं, परंतु कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। तो जब कोण बराबर नहीं है तो समरूप होगा नहीं, तो लिख देंगे इसलिए यह दोनों चतुर्भुज, यह दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग समरूप तथा ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज को पढ़ा तथा एक्सरसाइज 6.1 को पूरा कंप्लीट किया। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ प्रमेय सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, और आगे की चीजों को जानेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा चीज समझ में आया होगा तथा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। और पूरा 10th क्लास का जितना भी मैथ का सिलेबस है और साइंस टोटल इस पे कवर कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।